हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आइए विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। हम प्रीवियस क्लास में व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। अब हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। विसर्ग संधि क्या है? देखिए, विसर्ग संधि किसको कहते हैं? किसको कहते हैं विसर्ग संधि? ना, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसको कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जो जो परिभाषा विसर्ग संधि का जो परिभाषा दिया गया है वो एग्जाम्पल में देखिए विसर्ग के बाद देखिए यहाँ पर मैं कहूँगी जो निराहार, तो निराहार को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? नी। तो नी में देखिए ये विसर्ग है ना, विसर्ग चिन्ह है ना, ये जो नी में जो है क्या है? विसर्ग चिन्ह है नी। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, यहाँ पर देखिए निराहार में स्वर है, आ वर्ण है ना, स्वर है। यहाँ पर देखिए तपोभूमि में विसर्ग यहाँ पर है, भ यहाँ पर है, व्यंजन संधि। समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर देखिए, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, नी धन आहार निराहार, दुह धन आशा दुराशा, तप धन भूमि तपोभूमि। तो विसर्ग यहाँ पर है, यहाँ पर व्यंजन है। तो विसर्ग और व्यंजन मेल होने के बाद जो परिवर्तन होकर जो शब्द बनता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? तपोभूमि हो गया। तो तप धन भूमि तपोभूमि, मन धन युग मनोयुग। क्लियर है ना? तो क्या लिखा गया है? नी धन आहार निराहार, दु धन आशा दुराशा, तप धन भूमि तपोभूमि। तो यहाँ पर क्या हुआ? विसर्ग के बाद क्या स्वर या व्यंजन आने पर जो विसर्ग में जो परिवर्तन हुआ, यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग में परिवर्तन हो गया ना, तो विसर्ग में जो परिवर्तन हुआ उसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। विसर्ग संधि के कुछ नियम है, देखेंगे क्या क्या नियम है विसर्ग संधि में। पहला नियम क्या है ना, क्या लिखा है पहला नियम में? देखिए, विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग में क्या हो जाता है? ओ हो जाता है ना। देखिए यहाँ पर तप धन भूमि तपोभूमि। तो यहाँ पर देखिए ओ चिन्ह है ना, ओकार, तपोभूमि तो पो ओकार हो गया। तो विसर्ग जो हुआ, तो विसर्ग के बाद जो स्वर और व्यंजन आया, तो उसके बाद जो परिवर्तन हुआ, जो शब्द परिवर्तन हुआ, तो कौन से चिन्ह हो गया? ओकार। मतलब विसर्ग चिन्हटा परिवर्तन होकर ओकार हो गया। क्लियर? तो पहला विसर्ग संधि में जो पहला नियम है वो वही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले ओ और बाद में ओ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। समझ में आ रही है ना? देखिए देखेंगे तो पहला नियम विसर्ग संधि में पहला नियम यह है कि विसर्ग में ओ हो जाता है। कैसे हो जाता है ना? यदि हम विसर्ग के पहले अ यदि अ और बाद में अ, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए मोनोनुकुल, जो मोनोनुकुल लिखा गया है
तो संधि विच्छेद जो किया गया है, देखिए पर मन, तो यहाँ पर विसर्ग है ना, तो विसर्ग के पहले कौन सी वर्ण है? विसर्ग के पहले कौन सी वर्ण है? अ उच्चारण होता है ना, मन अ की वर्ण उच्चारण होता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है, क्या कहा गया है कि यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, मतलब यदि हम मन, यदि ये एग्जाम्पल हम लेंगे तो मन अ वर्ण की उच्चारण आता है और बाद में अ, तो बाद में अ है ना, तो विसर्ग के पहले अ उच्चारण होता है, तो मन अ की वर्ण उच्चारण होता है और बाद में विसर्ग के बाद में अ की वर्ण है। तो अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का क्या है? तीसरा चौथा वर्ण, मतलब क्या होगा? ग, यदि हम क वर्ग के कहेंगे तो क वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है? ग, और ग घ य, ग घ व तीसरा चौथा पांचवा। उसी तरह च वर्ग में क्या होगा? ज झ न्य, और यदि ट वर्ग में क्या होगा? ड ढ न्य। क्लियर? और त वर्ग में लेंगे क्या होगा? द ध न। प वर्ग में ब भ म, और अंतस्थ वर्ण क्या? य र ल व ह। यदि आएंगे तो क्या होगा? तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो समझ में आ रही है ना? अ और बाद में अ, मतलब विसर्ग के पहले, विसर्ग पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे मनोनुकूल हम यदि लेंगे क्या होगा? मन धन अनुकूल, मनोनुकूल, तप धन बल, तपोबल, तप धन भूमि, तपोभूमि, पय धन धन, पयोधन, मन धन युग, मनोयुग, अध धन गति, अधोगति, वय धन वृद्ध, वयोवृद्ध, पय धन द, पयोद, मन धन रथ, मनोरथ, मन धन हर, मनहर। तो ये सब क्या है? जो विसर्ग संधि पहला नियम जो है, तो ये सब याद रखेंगे, याद रखिए। नेक्स्ट नियम क्या है विसर्ग संधि में? नेक्स्ट नियम देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ अपवाद भी दिया गया है। क्या है वो अपवाद? देखिए यहाँ पर ये भी याद रखिए कि अपवाद क्या है। पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है। पुनः एवं अंत हम जहाँ पर देखेंगे तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, पुनः धन मुद्रण, पुनः मुद्रण। तो यहाँ पर देखिए पुनः है ना, तो पुनः में जो विसर्ग का र हो गया ना, मुद्रण र, रेफ जो मुद्रा र हो गया, मुद्रण र हो गया ना। तो पुनः धन मुद्रण, पुनः मुद्रण, अतः धन धान अंतर्धान, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, अंतः धन अग्नि, अंतराग्नि। तो ये सब अपवाद है, ये सब याद रखिए। यदि एग्जाम में आ जाएगा तो क्या होगा, तो याद रखना चाहिए ना, तो याद रखिए। नेक्स्ट नियम क्या है? विसर्ग का र हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। कैसे? यदि देखिए सेकंड नियम जो है, यहाँ पर देखिए सेकंड नियम में क्या लिखा गया है। देखिए विसर्ग का र हो जाता है। कैसे? यदि विसर्ग के पहले, अच्छा विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, मतलब आ वर्ण को हम छोड़ देंगे, स्वर वर्ण जो आ है उसको हम छोड़ देंगे, छोड़कर और जो रह गया, जो स्वर वर्ण रह गया, जो दूसरा जो स्वर वर्ण रह गया क्या है ना, कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ छोटा उ बड़ा उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई
हो तो विसर्ग का रू हो जाता है। ये सेकेंड नियम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम सब है, तो याद रखिए। तो हम अ जो स्वर है अ वर्ण आ वर्ण को छोड़कर और जो स्वर वर्ण रह गया उस स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण या बाद में जो आ उ, मतलब जो विसर्ग के पहले, ये जो यहाँ पर देखिए जो विसर्ग के जो विसर्ग चिन्ह है, तो विसर्ग पहले देखो नी है ना, तो यहाँ पर क्या है अ वर्ण के आ वर्ण नहीं है, लेकिन नी ई वर्ण उच्चारण, ई स्वर वर्ण उच्चारण होता है ना, तो ये ई नी जो ई वर्ण, तो ई वर्ण हो कि ओ वर्ण हो, तो इसमें कोई मतलब कहा गया है कि अ आ स्वर वर्ण को छोड़कर वो जो स्वर वर्ण रह गया स्वर वर्ण, और बाद में क्या है स्वर वर्ण के सॉरी विसर्ग के जो है, विसर्ग के पहले जो अ आ को छोड़कर जो कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में मतलब ये जो धन चिन्ह है उसके बाद में जो दूसरा शब्द है, तो बाद में आ, देखिए आ उ, बड़ा उ, छोटा उ, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, मतलब क्या है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, र हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए नी धन आशा निराशा, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो विसर्ग के पहले क्या है ई वर्ण है, उसके बाद क्या है आ वर्ण है, तो नी धन आशा क्या हो गया निराशा, मतलब विसर्ग के मैंने मतलब विसर्ग के परिवर्तित विसर्ग चिन्ह परिवर्तित होकर क्या हो गया निराशा हो गया। संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो नी धन आशा निराशा, नी धन धन निर्धन, नी धन बल निर्बल, नी धन जन निर्जन, आशी धन बाद आशीर्वाद। तो ये सब याद रखिए, क्योंकि विसर्ग जो एग्जाम में तो ऐसे इस उसी तरह देखिए यहाँ पर जो आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद को संधि विच्छेद कीजिए, तो यदि हम बारंबार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको याद आ जाएगा कि हाँ आशीर्वाद को संधि विच्छेद ऐसे होती है कि आशी धनबाद आशीर्वाद, तो ये सब बारंबार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आशीर्वाद यहाँ पर देखिए, ये तो हर एग्जाम में ये जो आशीर्वाद हर एग्जाम में आता है। आशीर्वाद आशी धनबाद आशीर्वाद, दु धन बल दुर्बल, दु धन जन दुर्जन, नी धन धारण निर्धारण, तो ये सब क्या है विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर सो देखिए प्रैक्टिस कीजिए, ये सब एग्जाम्पल है विसर्ग संधि का। बहिर्मुख यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बहि धन मुख बहिर्मुख, दुरह यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दु धन उह दुरह, तो ये सब विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नियम जाएंगे विसर्ग संधि में, क्या है थर्ड नियम क्या है, देखिए विसर्ग का स हो जाता है, कैसे हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो देखिए तो विसर्ग के पहले यदि क्या है स्वर वर्ण हो, और बाद में विसर्ग के बाद में च या छ या स हो, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स लिखा गया ना, तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए नी धन चिंत निश्चिंत, नी धन छल निश्छल, दु धन शासन दुशासन, दु धन चरित्र दुश्चरित्र। क्लियर। नेक्स्ट विसर्ग संधि का फोर्थ नियम क्या है, देखिए विसर्ग का क्या लिखा गया है, विसर्ग का प हो जाता है। अच्छा, विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्लियर। देखिए यहाँ पर देखिए जब विसर्ग के पहले क्या है ई वर्ण है उ वर्ण है, और बाद में क्या है क वर्ण ट वर्ण ठ वर्ण प वर्ण फ वर्ण है ना, तो ये जो है तो विसर्ग के बाद जो क ठ फ प जो है
तो ये विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, बुधनेस हो जाएगा, जो स हो जाएगा ना। तो देखिए नि धन कपट निष्कपट, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, स हो गया ना। नि धन कंटक निष्कटंग, तापर धनु धन टंकार धनुष्टंकार, नि धन ठुर निष्ठुर, नि धन प्राण निष्प्राण, नि धन फल निष्फल। क्लियर। नेक्स्ट इसमें कुछ अपवाद भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर यदि हम देखेंगे दु धन ख दुष्ख तो होगा नहीं, ये अपवाद है, क्योंकि दु धन ख दुख, तो वही दुख ही होगा, तो स हेटी नहीं होगा। ये है कुछ अपवाद है। नेक्स्ट 5 जो नियम है विसर्ग का, जो 5 नियम है क्या है, देखिए 5 नियम में क्या लिखा गया है। देखिए विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है कैसे ना, विसर्ग के बाद यदि त या थ, तो या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्लियर। जे विसर्ग के बाद यदि हम त वर्ण और थ वर्ण हम लेंगे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर दंत्य स, दंत्य स है ना। देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या है, नमः धनते नमस्ते, नमः धनताप सॉरी मन धनताप मनस्ताप, दु धनतर दुस्तर। तो यहाँ पर देखिए स्त तो दंत्य स है ना, दंत्य से दंत्य स तो दुस्तर, नि धन तेज निस्तेज, नि धन संताप निसंताप, दु धन साहस दुस्साहस। क्लियर। नेक्स्ट जो 6 नियम है विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाना। देखिए किस तरह विसर्ग लोप हो जाता है। देखिए यदि देखिए यहाँ पर जो नियम फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है, यदि विसर्ग के बाद छ हो, विसर्ग के बाद यदि छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम होता है, मतलब विसर्ग लुप्त हो जाएगा और च का आगम होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि है ना, अनु धन छद अनुच्छेद। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग है ना और उसके बाद छ है ना, यदि हम उसके बाद हम नए शब्द जो निर्माण हुआ तो यहाँ पर देखिए च का आगम हुआ, छ अनुच्छेद अधा छ हो गया ना, तो च का आगम हो गया ना। तो ये सब रोल है। तो अनु धनछेद अनुच्छेद, छत्र धन छाया छत्र छाया, तो विसर्ग चिन्ह क्या होगा, लूप हो गया, और च का चिन्ह क्या होगा, च का वर्ण क्या होगा, आगम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट यदि विसर्ग के बाद क्या लिखा गया है, यदि विसर्ग के बाद र हो जाता है, र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। तो देखिए तो सेकंड नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद, तो यहाँ पर देखिए सेकंड नियम जो है, यदि विसर्ग के बाद र हो, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए विसर्ग चिन्ह है ना, तो विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो गया ना। देखो निरुग, यहाँ पर देखिए विसर्ग चिन्ह नहीं है तो विसर्ग क्या हो गया, लुप्त हो गया और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, उसके पहले का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर मतलब समझिए ना, स्वर दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए नी, तो एग्जाम्पल देखिए नी धन रोग निरोग। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नी, यहाँ पर क्या है, छुट्टी ई है ना, छुट्टी, तो छुट्टी नी, तो स्वर क्या हुआ, हर्ष स्वर है ना, स्वर क्या है, हर्षो है नी, और विसर्ग चिन्ह है, यहाँ पर क्या होगा, र चिन्ह हो गया तो रोग हो गया। यदि हम उसको नए शब्द जो निर्माण हुआ तो यहाँ पर जो नी हुआ, तो नए शब्द में जब निर्माण हुआ तो क्या हुआ, बड़ा दीर्घ सॉरी जो स्वर तक क्या होगा, दीर्घ हो गया ना। तो यहाँ पर नी हुआ ना, तो छोटी ई था कि यहाँ पर नी क्या होगा, बड़ी ई हो गया ना, तो स्वर क्या हो गया, दीर्घ हो गया ना। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए, तो देखिए जो निरोग में जो संधि विच्छेद हुआ क्या है, हर्ष ई है ना,
स्वर क्या है, हर्ष है। और यहाँ पर क्या दीर्घ हो गया ना, तो वहाँ वही लिखा गया ना कि यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो गया, हुआ कि नहीं, दीर्घ हो गया ना। तो नी धन रोग निरोग, नी धन रस नीरस, नीरस। क्लियर। नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर यदि विसर्ग के, क्या लिखा गया है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर ए ई जो भी हो, जो भी स्वर हो, तो विसर्ग का क्या हो गया, लूप हो गया ना। यहाँ पर विसर्ग है कि है, नहीं है। तो देखिए अतः धन एव अतएव, तो अतएव यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अतः धन एव अतएव। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, विसर्ग में 7 पॉइंट में क्या है, देखिए विसर्ग में परिवर्तन न होना, मतलब विसर्ग चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। संधि जब हम शब्द को संधि विच्छेद करेंगे वही विसर्ग चिन्ह रहेगा। तो क्या है, देखिए देखेंगे क्या लिखा गया है, देखिए यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। देखेंगे क्या लिखा गया, देखिए यहाँ पर प्रातः, तो यहाँ पर प्रातः विसर्ग चिन्ह है ना, तो विसर्ग पूर्व क्या है, अ की उच्चारण होता है ना, अ के वर्ण उच्चारण होता है, तो वही कहा गया है। तो अ हो तथा बाद में, हाँ, तो अ यहाँ पर अ के उच्चारण होता है, या यहाँ पर अंत अत, तो यहाँ पर अ के वर्ण उच्चारण होता है ना। तो वही लिखा गया ना कि यदि विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए यहाँ पर देखिए परिवर्तन कोई भी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंत धन करण अंतःकरण, तो वही विसर्ग चिन्ह है ना, परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंत धन करण अंतःकरण, अंत जुत पूरा अंतःपुरा, अध धन पतन अधपतन, वही। अच्छा अपवाद में देखेंगे क्या है अपवाद, देखिए यहाँ पर अपवाद लिखा गया है कि नम एवं पूर्व में विसर्ग का स हो जाता है, दंत्य स हो जाता है। देखो यहाँ पर नमः पूर्व, ये याद रखिए कि नम, जहाँ पर देखेंगे नमः पूर्व, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर यदि नए शब्द जो निर्माण होता है तो यहाँ पर दंत्य स होगा, नम धनकार नमस्कार। तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, दंत्य स हो गया ना। उसी तरह पूरा धनकार पुरस्कार। क्लियर। तो विसर्ग संधि में कुछ समझ में आ रही है ना, विसर्ग संधि क्या है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, विसर्ग संधि जो नियम है तो नियम को देखकर इसको बारंबार प्रैक्टिस कीजिए तो याद रह जाएगा। तो यहाँ पर और भी कुछ देखेंगे क्या लिखा गया है, देखिए तो हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ हम देखेंगे हिंदी में। देखिए क्या लिखा गया है, जानेंगे कि हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ क्या है। देखिए क्या लिखा गया ना, संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त, क्या लिखा गया है, संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ हैं, इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है तथा कुछ का परिचय निम्नलिखित। ये कुछ भी नहीं है, ये सब हम आप सभी देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, यदि एग्जाम में आ जाएगा कि हिंदी कुछ विशेष संध्या। देखिए यहाँ पर ई के स्थान पर य हो जाता है, तो शक्ति युक्त शक्तियाँ, देवी युक्त देवी, जो हिंदी की संध्या है तो ये सब याद रह जाएगी। तो प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर भी कुछ दिया गया है, संधि विच्छेद विशेष नोट भी दिया गया है, ये सब नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।
जो अंतःकरण कैसे होता है, अंतःधन करण अंतःकरण, अंत अंतःपुर कैसे होता है, अंतःधनपुर अंतःपुर। तो ये सब प्रैक्टिस कीजिए। अन्वय, अन्वय कैसे होगा, अनुधन अय अन्वय, अन्वेषण अनुधन ऐषण अन्वेषण, ये सब प्रैक्टिस कीजिए। उस तरह अन्वेषक यदि हम देखेंगे, अन्वेषक को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, अनुधन ऐसक। अंतर्निहित क्या होगा, अंतर्धन निहित। और अंतर्गत अंतःधनगत अंतर्गत, अंतस्थल अंतःधन तल अंतरस्थल। अंतर्धान को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, अंतःधन ध्यान अंतर्धान। और अन्योन्याश्रय यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, अन्य धन आश्रय। तो ये सब अन्योन्याश्रय हो गया। अन्युक्ति कैसे होगा, अन्य धन उक्ति अन्युक्ति। अंडाकार अंड धन आकार अंडाकार। अनायास को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अन धन आयास अनायास। और अधपका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आधा धन पका अधपका। अन्युत कैसे होगा, अनु धन इत अन्युत। और अनुचित अन धन उचित अनुचित। अनुप अन धन उप अनुप। और अनुपमेय यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, अन धन उपमेय। और अंतर्राष्ट्रीय यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अंत धन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। अनंग अन धन अंग अनंग। अनंत अन धन अंत अनंत। अजंत अच धन अंत अजंत। अनन्य यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, अन धन अन्य अनन्य। अत्यंत अति धन अंत अत्यंत। अत्यधिक अति धन अधिक अत्यधिक। अतएव अतः धन एव अतएव। अध्याय अधि धन आय अध्याय। अध्ययन अधि धन अयन अध्ययन। अधिस अधि धन इस अधिस अधीश्वर अधि धन ईश्वर अधीश्वर। अधिकांश अधि धन अंश अधिकांश। अधोगति अध धन गति अधोगति। अधरुष्ट अधर धन ओष्ठ अधरुष्ट। अब्ज अप धन ज अब्ज अभूति अप धन भूति अभूति। अवच्छेद अब धन छेद अवच्छेद। अभ्यस्त अभि धन अस्त अभ्यस्त। तो ये सब संधि विच्छेद है, तो प्रैक्टिस कीजिए, याद रह जाएगा। अभ्यागत अभि धन आगत अभ्यागत। अभिषेक अभि धन शेक अभिषेक। अभिष्ट कैसे होगा, अभि धन इष्ट अभिष्ट। अन्मय अप धन मय अमय। अस्तित्व अस्ति धन त्व अस्तित्व। अहरगण अहर धन गण अहरगण। अहंकार अहम जितकार अहम धनकार अहंकार। अहरमूर्ख अहमूर्ख कैसे होगा, अहर धन मुख अहरमुख। अहरूप अह धन रूप अहरूप। तो ये सब देखिए कितने सब संधि विच्छेद किया गया है। मोस्ट पुराण सब संधि विच्छेद है, तो ये सब नोट कीजिए नोटबुक में। देखिए यहाँ पर अज्ञान अंधकार कैसे होगा, अरण्याच्छादित आकृष्ट। अरण्याच्छादित कैसे होता है, अरण्य धन आच्छादित अरण्याच्छादित अरण्याच्छादित। अज्ञान अंधकार अज्ञान धन अंधकार अज्ञान अंधकार। आकृष्ट आकृष्ट धन तो आकृष्ट। आश्चर्य आश्चर्य कैसे होगा, आह धन चर्य आश्चर्य। आसुन्मुख आशा धन उन्मुख। आविष्कार आवि धन कार आविष्कार। आशीर्वाद जस्ट में कहा कि आशी धनवाद आशीर्वाद। इति धन आदि इत्यादि। और आत्मावलंबन यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, आत्मा धन अवलंबन। आच्छादन कैसे होगा, आह धन छादन। आत्मोत्सर्ग आत्म धन उत्सर्ग। आध्यात्मिक अधि धन आत्मिक अधि धन आत्मिक आध्यात्मिक। इतस्तत उच्चारण उच्छ्वास उच्छिष्ट उच्छिन्न। उच्छिष्ट यदि हम करेंगे उत धन शिष्ट उच्छिष्ट है ना। उच्छिन्न उत धन छिन्न उच्छिन्न। उद्विज उत धन विज उद्विज। उज्जवल उत धन ज्वल उज्जवल। तो ये सब एग्जाम में आ रहा है। एग्जाम हर एग्जाम में सो संधि जो हिंदी व्याकरण में जो संधि विच्छेद जो एग्जाम में जो है, तो एग्जाम में तो हर संधि में तो ये सब जरूरी है याद रखने के लिए, क्योंकि जो एग्जाम में संधि विच्छेद जो आ रही है, तो उज्जवल जो बीएड हिंदी बीएड एग्जाम में, तो हिंदी टीचर के लिए जो सीबी टेस्ट एग्जाम में भी वो संधि आ रही है। तो उज्जवल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
तो ये भी एग्जाम में हर बार आ रही है। और क्या है, उच्छिष्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। उच्चारण, उच्छ्वास, उच्छिष्ट, ये व्यंजन संधि के मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि विच्छेद है, शब्द है, तो इसको याद कीजिए। उड्डयन, उत धन डयन, उड्डयन, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धन तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धन तो उत्कृष्ट, उत्कृष्टापकर्ष, उत्कर्ष धन अपकर्ष हम कहेंगे तो उत्कर्षापकर्ष है। तो उत्तमोत्तम कैसे होगा, उत्तम धन उत्तम, उत्तमोत्तम, उत्तेजना, उत धन तेजना, उत्तेजना। तो ये सब कई सारे शब्द है जो संधि विच्छेद किया गया है। तो ये सब नोट कीजिए नोटबुक में और बारंबार प्रैक्टिस कीजिए तो याद रह जाएगा। उपेक्षा, उपेक्षा यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उप धन इक्षा, उपेक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उपेक्षा भी। उपयुक्त, उपरिधन उक्त, उपर्युक्त, उपयोगिता, उपधन योगिता, उपदेशक, उपाधि, तो ये सब संधि विच्छेद किया गया है। और भी यहाँ पर देखिए, घुड़ दौड़ कैसे होता है, घोड़ा धन दौड़, घोड़ा घुड़ दौड़, घनानंद, घड़घड़ाहट, घड़घड़ धनाहट, घड़घड़ाहट, गिरीश, ये भी इम्पोर्टेंट है। गिरीश, गिरी धन इस, गिरीश। और गुप्चति, गुप पच्चति, गुडाकेश, गुड़ाका इस, गुड़ाकेश, गिरिंद्र, ये भी गिरिधन इंद्र, गिरिंद्र। गायन, गई, ये भी इम्पोर्टेंट है, गई धन अन, गायन। ग्रामोद्धार, ग्रामोद्धार क्या है, ग्राम धन उद्धार, ग्रामोद्धार। गंगेश्वर्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, गंगा धन ऐश्वर्य, गंगेश्वर्य। और क्या है, गंगोदक, गंगा धन उदक, गंगोदक। गंगोध, गंगा धन ओध, गंगोध। गणेश, ये भी गणेश, गण धन इस, गणेश। गविश, गो धन इस, गविश। और खटमल, खाट धन मल, खटमल। और क्या है, खग्गासन, खग धन आसन, खग्गासन। ये सब कीटाणु, कृतांत, कौमी, कोषाध्यक, अध्यक्ष, क्रुधांध और कोणार्क। कोणार्क क्या संधि विच्छेद क्या है, कोण धन अर्क, कोणार्क। कुठारघात, कुसुमायुध, कुशासन, कुशाग्र, कुपुदक, कुप धन उदक, कुपोदक। तो ये सब बारंबार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, किंतु, किम धन तु, किंतु, किंवा, किंचित, कालांतर, कल्पांत, कपीश्वर, ये भी है, कपीश्वर, कवीश्वर, कवींद्र, कपीश, ये सब है। क वर्ग का जो है, कंठोष्ठ्य कैसे होगा, कंठ धन ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। कपिलेश्वर, कपिल धन ईश्वर, कपिलेश्वर, ये सब इम्पोर्टेंट है। और भी ये भी देखिए यहाँ पर, एकांत कैसे होता है, एक धन अंत, एकांत। और ये भी एग्जाम में हर बार आता है कि ऐक कैसे होता है, एक धन एक, ऐक, एकोनविंश, एक धन उनविंश, एकासन। तो ये सब एकासन, एकाद, एकाकार, उपदेशांतगत, उहापोह, उल्लेख भी है। उत धन लेख, उल्लेख। उल्लंघन, उत धन लंघन, उल्लंघन। उपासना, उप धन आसना, उपासना। तो ये सब हिंदी जो संधि विच्छेद किया गया है। ओहरोफ कैसे होता है, हरमुख, अहंकार, अहगण, ये सब देखिए। तो ये सब संधि विच्छेद है। तो बारंबार प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए, पहले नोटबुक में नोट कीजिए और बारंबार प्रैक्टिस कीजिए तो याद रह जाएगा। तो ये सब संधि विच्छेद के कई सारे शब्द है, तो संधि विच्छेद किया गया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी के लिए संधि के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आऊँगी। बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, संधि के संबंधित बहुत सारे प्रश्न है, मैं लेकर आऊँगी। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।